जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी की तमन्ना मत करो। हेलो स्टूडेंट्स, सील डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू सील डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सील डिफेंस एकेडमी ने लॉकडाउन की स्थिति में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स जैसे एग्ज़ाम्स के लिए एक ऑनलाइन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, जो बिल्कुल फ्री है। इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो घर में बैठ की तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर है। सभी स्टूडेंट्स इस अवसर का लाभ उठाएं, घर में रहिए, सेफ रहिए और इस क्रैश कोर्स के माध्यम से तैयारी करते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के कर्तव्य हैं जिनके द्वारा राज्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। महात्मा गांधी के विचारों का समाहित भी इसी में है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कल्याणकारी राज्य की स्थापना के पर जोर दिया था। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। राज्य इन तत्वों के माध्यम से कल्याणकारी राज्य स्थापित कर सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बहुत सी परीक्षाओं का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। टू फॉर्म द वेलफेयर स्टेट, द मोटिव ऑफ इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि राज्य के नीतिशक तत्व का उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक आधार पर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये राज्य के नीतिशक तत्वों का उद्देश्य है। अगर हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक प्रणाली पर, दर्शन पर चर्चा करें तो नीति निर्देशक तत्व का विचार भारत के लिए नया नहीं है। हालांकि वर्तमान जो निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं, परंतु भारत के लिए यह विचार नया नहीं है। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक सिद्धांत है, पॉलिटिकल साइंस है। कौटिल्य यानी कि चाणक्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि यह राजा का कर्तव्य है कि वह अपाहिज, अक्षम या सहायता विहीन व्यक्तियों का भरण पोषण करे। ये कौटिल्य ने बहुत पहले ही कह दिया था, परंतु वर्तमान संविधान निर्माता निर्देशक तत्वों के लिए आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। अतः एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से प्रेरित हैं, कहाँ से अंगीकृत किए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं तो नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। इस बात को भी याद रखिएगा। लागू कराने का मतलब होता है प्रवर्तन कराना, यानी अगर निर्देशक तत्व लागू नहीं हो रहे हैं तो न्यायालय की शरण लेना, ऐसा नहीं है। जैसे मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, यानी कि मूल अधिकारों का अगर उल्लंघन हुआ है तो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय इन्हें लागू कराएगा। परंतु नीति निर्देशक तत्व ऐसा नहीं है। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। जैसा कि अनुच्छेद 37 यह कहता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, क्योंकि देश के आर्थिक स्रोत पर्याप्त नहीं थे। इसलिए कुछ नीति निर्देशक तत्व यह प्रावधानित करते हैं, यह राज्य का कर्तव्य है कि वो रोजगार, शिक्षा और समान नागरिक संहिता में कदम उठाए, परंतु इन्हें लागू करने के लिए आर्थिक संसाधन और विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिसे तुरंत ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हीं कारणों से नीति निर्देशक तत्वों को प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया है। स्टूडेंट्स फिर से याद रखिएगा,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट द्वारा, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर हम नीतिशक तत्व और मूल अधिकारों के संबंध में बात करें तो मूल अधिकार और नीतिशक तत्व वर्तमान न्यायिक दृष्टिकोण से एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जा सकते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में यह निर्णीत किया गया कि मूल अधिकार एवं नीतिशक तत्व दोनों का एक ही उद्देश्य है और वह है सामाजिक क्रांति तथा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्थापित करना। अतः उनका एक साथ ही निर्वचन किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। वस्तुतः नीति निषेध तत्व उस लक्ष्य को निर्धारित या प्रावधानित करते हैं जिसे प्राप्त किया गया है और मूल अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः मूल अधिकार साधन हैं और नीति निषेध तत्व लक्ष्य को निर्धारित या प्रावधानित करते हैं जिसे प्राप्त किया गया है। अगर हम नीति निषेध तत्वों के कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 36 में से 51 तक नीतिशक तत्वों को प्रावधानित किया गया है। संविधान के भाग 4 यानी कि भारत के संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। पार्ट 4 and Article 36 to 51 makes the provisions for directive principle of state policy। कुछ प्रमुख अनुच्छेदों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो अनुच्छेद 39 हैं, 40 है, 44 हैं, बहुत प्रमुख अनुच्छेद हैं। यहाँ पर हम अनुच्छेदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसे अनुच्छेद 36 में राज्य का वही अर्थ बताया गया जो भाग 3 में है। भाग 3 में मूल अधिकार है। मूल अधिकार में अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अगर उसके संदर्भ में देखें तो यहाँ पर राज्य की नीति निषेध तत्व का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई है जिसके अंतर्गत संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय प्राधिकारी और लोकल अथॉरिटी, ये सब राज्य के अंतर्गत लाए गए हैं, रखे गए हैं। तो यहाँ पर राज्य का वही अर्थ है जो भाग 12 में बताया गया है। यानी कि भाग 12 में राज्य के अंतर्गत जो अथॉरिटी, जो निकाय आ रहे हैं उनके लिए यह नीति निषेध तत्व बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 36 में राज्य के नीतिशक तत्व में राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। यानी भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई उनके लिए ये नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के लिए हैं। यहाँ पर राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 में जो राज्य बताया गया। इसके बाद आते हैं हम अनुच्छेद 37। इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट, मतलब इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इसमें देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये जरूर याद रखिएगा कि जो भी विधि बनेगी उसको विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी कि इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य विधि बनाएगा, उसके अनुसार लागू किया जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके अंतर्गत राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगा जिसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास राज्य करता रहेगा। यानी राज्य के लिए यह ड्यूटी है कि राज्य प्रयास करेगा और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता रहेगा।
इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 39, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 39, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां बताई गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इसके अंतर्गत राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा, द स्टेट शैल डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड सिक्योरिंग, इस प्रकार संचालन करेगा, इस पर सिक्योर करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का अहित ना हो। पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर मिले। ये अनुच्छेद 39 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा हमेशा कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतियां बताई गई हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 39 का है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 39 का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध करता है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक या किसी अन्य कारण से कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इसके लिए कोई योजना द्वारा या किसी विधान द्वारा राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 39 का आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड नोट कर लीजिएगा, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता पद के बारे में बताता है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। इसको देखते हुए राज्य ने यानी कि संघ की विधायिका ने 73वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 40 में वर्णित ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए अनुसूची 11 को भारत के संविधान में जोड़ा और इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्ति भी दी। यानी कि संविधान संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूची 11 और ग्राम पंचायत का संगठन। ये हमेशा याद रखिएगा, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्ति भी दी गई है। इसके बाद अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार के बारे में बताया गया। राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।
इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसी के अंतर्गत ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, जरूर याद रखिएगा। इसी आर्टिकल में आर्टिकल 43 सब क्लॉज है, यानी अनुच्छेद 43 का 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया, ये जरूर याद रखिएगा। अनुच्छेद 43 का, जिसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, यानी उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए कर्मकार उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान या कानून द्वारा किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 43 का अगर हम देखें, एक और आर्टिकल है जिसमें सहकारी सोसाइटियों के संवर्धन के बारे में बताया गया है। ये 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। 43 सब क्लॉज बी, इसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है। 43 सब क्लॉज बी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आते हैं आर्टिकल 44, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 44 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 यानी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। गोवा एकमात्र राज्य है जहां यह अनुच्छेद लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स का मतलब हो गया कि जितने भी भारत में सिविल एक्ट हैं, सिविल कोड हैं, वो सब एक हो जाएंगे। जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसी प्रकार से मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन लॉ है। तो इन सब के जो सारे सिविल एक्ट हैं वो सब ना होकर के केवल एक कोड हो जाएगा, एक कानून हो जाएगा जो सब के लिए समान होगा। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 इसको याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। आर्टिकल 45, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध। राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध का प्रयास करेगा। यानी कि अगर मूल अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21A में आर्टिकल 21A ये मूल अधिकार है जो जीवन जीने के अधिकार में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मूल अधिकार दिया गया कि ये उनका मूल अधिकार है कि उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया जाए। यानी कि ये उनका मूल अधिकार है और राज्य का
नीति निर्देशक तत्व है कि किस वर्ष तक, 6 वर्ष तक, और 6 से 14 वर्ष तक बच्चों का मूल अधिकार है। तो याद रखिएगा, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। ये राज्य से आशा की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, नीति निर्देशक तत्व हैं जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जाते। अगर राज्य ऐसा नहीं कर रहा है तो न्यायालय की शरण नहीं ली जाएगी, न्यायालय इसे लागू नहीं कराएगा। लेकिन अब ये मूल अधिकार भी है। आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का मूल अधिकार है। यहाँ पर 6 वर्ष तक के लिए बात की गई है। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस। इन सेक्शंस के लिए शिक्षा और संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। इसी को देखते हुए जो प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए या अनुसूचित जाति जनजाति के संरक्षण के लिए जो कुछ कानून होते हैं, जनजाति संरक्षण कानून, वो इसी के अंतर्गत राज्य बनाता है और उन्हें लागू करता है। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अनुच्छेद 47, जिसमें पोषाहार स्तर और जीवन को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य को सुधारेगा राज्य, प्राथमिक कर्तव्य मानेगा और विशिष्ट मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर औषधियों के औषधि प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ये भी इसमें बताया गया है। इसके बाद आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। यानी द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री on modern and scientific lines and shall in particular take steps for preserving and improving the breeds and prohibiting the slaughter of cows and calves and other milch and trot cattle। ये जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, प्रतिषेध क्या, वध का प्रतिषेध स्टूडेंट्स, यानी कि गो हत्या एंड गोवंश हत्या पर प्रतिषेध, यानी गौ हत्या पर जो प्रतिषेध है, गोवंश की हत्या पर जो प्रतिषेध है, वो राज्य ने इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया है और राज्य करता रहता है। ये जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 48A यानी कि अनुच्छेद 48 का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यह आर्टिकल भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48A, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। इसी के अंतर्गत वन्य जीवों की रक्षा करना राज्य का दायित्व है। राज्य द्वारा केंद्र के उन सभी निर्देशों की प्रभावी क्रियान्विति की जानी चाहिए जो जंगली भैंसों के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था।
इसी प्रकार जीने के अधिकार में अच्छे स्वास्थ्य एवं बेहतर जीवन यापन के लिए स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल किया गया है। पर्यावरण प्रदूषित करने वाली अवैध पशु वधशालाओं को बंद कराया जा सकता है। यानी कि जो पशु वधशालाएं, स्लॉटर हाउस हैं, अगर वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं तो राज्य आदेश दे सकता है कि इन्हें बंद किया जाए। इसके आगे हम लोग आर्टिकल 49 में आते हैं, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 यानी आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 49, 50 एंड 51 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु के संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। राज्य इसके अंतर्गत इनका संरक्षण कर सकता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, सांस्कृतिक स्मारक हैं, कलात्मक स्मारक हैं या वस्तु हैं, उनका संरक्षण करता है। आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50 यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन आर्टिकल 50 एंड आर्टिकल 51 अनुच्छेद 50 के बाद 51। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि करेगा, अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्र के बीच सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के पंच निर्णय द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। टू इनकरेज द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक मैंने सारे अनुच्छेद विस्तृत रूप से आपको यहाँ पे ब्रीफ किए हैं। सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा और रिवीज़न करिएगा और इस क्रैश कोर्स का लाभ उठाइएगा। देखते रहिए शील्ड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।